हेलो जी, कैसे हैं आप लोग? छुट्टी के बाद वापस आते हुए। तो याद है हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे अपना मार्च का। गैप के बाद फिर से हमने करंट अफेयर्स स्टार्ट किया है। ठीक है। ये आज तो करंट अफेयर्स की 101 लेक्चर नंबर 0। चलिए स्टार्ट करेंगे। फॉरेस्टर के टाइम बाद फिर आपका टेक्निकल का भी एग्जाम हो जाएगा। और फिर होगा आपका टीजीटी का एग्जाम। सॉरी, पहले पीजीटी का हो जाएगा देन। ठीक है। ये सारे एग्जाम ऐसे ज्यादातर ऐसे में लगभग लगभग हर एक एग्जाम में सिलेबस में हर जगह पर। ठीक है, तो अब फिर ऊपर वाला एक एग्जाम पे हमें बाकी लोगों का भी वॉइस क्रैक हो रहा है। नानी जी कह रहे हैं वॉइस क्रैक। हाँ जी, अब बताइएगा, अब क्लियर है कि नहीं है? हाँ जी, अब बताइएगा, अब क्लियर है कि नहीं? अब ठीक है। पापू जी अब देखिए, अब क्लियर हो गया होगा। एक्चुअली मैंने अभी नोटिस किया वो माइक निकला हुआ है। अब देखिए, अब क्लियर होगा। ठीक है। अरे मैंने ये, हाँ ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि ये आपका अब ये बिल्कुल लगातार मेहनत का टाइम है, लगातार आपका अ, बहुत मिस किया आपको, सपना में भी पढ़ा रहा है। अरे बाप रे। अरे इतना मिस नहीं करना होता है। कैल्विन, देखिए ये पब्लिक स्पीच टीचर से डायरेक्ट ऐसे सवाल नहीं करते हैं। ठीक है, थोड़ा मैं एथिक्स आपको क्लास के समझा दूं। टीचर से कभी ऐसे डायरेक्ट सवाल मत करो, आप इसको सपोर्ट करता है या नहीं करता है। खास तौर से मेरे से एटलीस्ट इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सवाल मत करो, क्योंकि मैं एक सब्जेक्टिव पर्सन हूँ। मेरे पास हर किसी के दो साइड्स रहते हैं। ठीक है। मैं नैरो माइंड लेके एक विजन पे नहीं चलता हूँ। ठीक है। अब वो बढ़िया कर रहे हैं, करप्शन के अगेंस्ट आवाज उठाना अच्छी बात है। बिल्कुल मतलब अ, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। इवन ऐसे लोग आपको भी इंस्पायर करते हैं। ठीक है। अ, आपको भी इंस्पायर करते हैं कि आपको भी एक्टिविस्ट बनना है। ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, ठीक है, मैं इस केस की बात नहीं कर रहा हूँ, कई बार ऐसा होता है लोग एक्टिविज्म के नाम पर हमें नुकसान भी पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो जरूरी होता है आप एक्चुअल कॉज को समझें कि अगर आपसे कोई कुछ बोल रहा है कि इस कॉज को सपोर्ट करो, तो आपको बिल्कुल उसकी बात को सुनना चाहिए और अपने लेवल पे सोचना चाहिए। ठीक है। सीधी सी बात है, सुनिए सबकी, बट करिए अपने दिमाग की। सेप्पा का नदी का नाम पढ़ना कब पड़ेगा? देखिए हाँ, मैं न्यूट्रल रहने की कोशिश करता हूँ हमेशा, क्योंकि न्यूट्रल इन द सेंस, देखिए न्यूट्रल से ज्यादा मैं कहना चाहूंगा कि मैं वाइड पर्सपेक्टिव्स कवर करता हूँ। ठीक है, हर चीज के वाइड पर्सपेक्टिव्स। और बीइंग एन ऑफिसर,
आप लोगों को भी ये करना चाहिए। आप में से भी कई लोग टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं, उनका भी यही नजरिया होना चाहिए कि एक व्यू पॉइंट आप मत रखिए, क्योंकि आपका जो व्यू पॉइंट होगा आपके स्टूडेंट्स पे वही रिफ्लेक्ट होता है। तो आपको अपने स्टूडेंट्स को एक खिड़की से दुनिया नहीं दिखानी, ठीक है? एक खिड़की से दुनिया नहीं दिखानी है, ना ही आपको देखनी एक खिड़की। अरे जोश भाई, कैस, थैंक यू भाई। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं मार्च का। अब चलेगा मार्वा, अब स्टार्ट होगा, ठीक है। आ, हाँ, तो इसमें पहले हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर के, सॉरी, हाँ, प्रीवियस क्लासेस के क्वेश्चंस करेंगे, देखेंगे कितना आपको याद है। थैंक यू आरके जी। देखिए, सोशल एक्टिविस्ट जॉब मिलने ना मिलने से नहीं होता, आप जॉब मिलने के बाद भी बने रह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इंडिया सादिया तारिक won the gold medal in the junior tournament at the Moscow Stars Championship 2022 in which sports? बताइए। बिल्कुल एलन जॉन्स। एवरीथिंग हैज मेरिट्स एज वेल एज डीमेरिट्स। हमें कंपेयर करना होता है दोनों को, किससे ज्यादा फायदा होगा। जैसे इकोनॉमी में ले लो, एक साइड इन्फ्लेशन, एक साइड ग्रोथ। ग्रोथ बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, दोनों को बैलेंस करना होता है। कौन सी चैंपियनशिप थी सर? वुशु चैंपियनशिप थी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये बताइए, विच कंट्री विल होस्ट द 31st साउथ ईस्ट एशियन गेम्स? एक बार, एक बार इसको रिवाइज कर लो आप अच्छे से। क्वेश्चन से पहले आंसर, नहीं तो मैं ऐसा तो नहीं कर रहा हूँ। पहले क्वेश्चंस होते हैं फिर आंसर्स होते हैं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट कर रहे हैं क्या? अरे वो थोड़ा सा पापू जी नेटवर्क फ्लक्चुएट होता है, ठीक है, तो आपके पास हो सकता है लेट पहुंच रहा हो। विच कंट्री विल होस्ट द 31st साउथ ईस्ट एशियन गेम्स? बताइए। वियतनाम। हाँ जी सर, करेक्ट आंसर इज वियतनाम। ये छोड़ो, ये बताओ आप। संभव एंड स्वावलंबन, ये कौन से इशू को एड्रेस करने के लिए हैं? संभव एंड स्वावलंबन किस इशू को एड्रेस करने के लिए हैं? प्लास्टिक वेस्ट, बिल्कुल। ये किससे रिलेटेड है? ये प्लास्टिक वेस्ट से रिलेटेड है। कि ये क्वेश्चन आप बताओ। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड डोनेट अ पेंशन कैंपेन अंडर प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन स्कीम? ठीक है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन स्कीम के तहत विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च डोनेट अ पेंशन कैंपेन? बताइए सर। आंसर क्या है इसका? देखो, श्रम से ही समझ जाना होता है कि कौन सी मिनिस्ट्री की बात हो रही है। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री की बात हो रही है। नेक्स्ट, विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स इज सेकंड मिलिट्री सैटेलाइट नूर 2? नूर 2 जो मिसाइल है, किस कंट्री ने लॉन्च करी है, टेस्ट फायर करी है? तो जिन्होंने नहीं भी करे हैं ये क्वेश्चंस, ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये उनके लिए एज ए रिवीजन काम आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, कोई है जो पहली बार ये क्लास कर रहा हो?
जिसने पहले कभी नॉर्थ ईस्ट पीएससी का नाम भी ना सुना हो, बस रैंडम बस ऐसे सर चेकआउट करने के लिए आ गए थे। अरे इसमें हंसने वाली क्या बात है। हाँ जी बताइए। विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्टिफाइड इज सेकंड सैटेलाइट नूर टू। नूर टू करेक्ट आंसर इज ईरान। ईरान इस टाइम बहुत ताबड़तोड़ तरीके से मिसाइल डेवलप करने में आपका लगा हुआ है। ऑलराइट सर। क्वेश्चन नंबर 60। इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल चैलेंज was recently launched by which union minister? India water pitch pilot scale challenge was recently launched by which union minister? हाँ जी सर। आई थिंक 70 क्वेश्चंस लास्ट क्लास में हो गए थे। 70 हो गए थे ना। पुरी साहब। पक्का बिल्कुल करेक्ट आंसर इज हरदीप सिंह पुरी। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। हरदीप सिंह पुरी पहले ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को भी संभाल रहे थे। अभी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन किसको दे दिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया को दे दिया है। तो अभी ये किसके मिनिस्टर रह गए, हुआ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, हरदीप सिंह पुरी। ऑल राइट। ठीक है जी। तो करीब करीब आई थिंक 70 क्वेश्चंस हमने टिल 70 क्वेश्चंस लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे। तो अब हम आज का करंट अफेयर्स स्टार्ट करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। व्हाट इज द नेम ऑफ बुक लेंथ पोइम published by Sahitya Academy on the occasion of its 68th anniversary? हाँ जी बताइए। ओके, फ्री का आने में ऑप्शन हो गया। हरदीप सिंह पानीपुरी। ऐसे ना ऐसे मजाक नहीं उड़ाते नाम का, ठीक है। केंद्रीय मंत्री हैं वो। चलिए। व्हाट इज द नेम ऑफ बुक लेंथ पोइम पब्लिश्ड बाय द साहित्य अकादमी ऑन द ओकेजन ऑफ इट्स 68th एनिवर्सरी? बुक का नाम पूछ रहा है। साहित्य अकादमी ने पब्लिश करी है अपनी 68th एनिवर्सरी पे। और बुक का नाम क्या है? ऑटम, स्प्रिंग? थोड़ा सा रिलेटेबल तो ऑब्वियसली मानसून वर्ड ही लगता है, क्योंकि मानसून हमारे मौसम का नाम है, ठीक है। एक किताब की जितनी बड़ी एक पूरी पोइम है, पोइम का नाम है मानसून है। इंडिया के एक पोइट हैं, डिप्लोमेट भी हैं, अभय के मानसून ने लिखी है ये किताब, ठीक है। तो ये उनके नाम पे उन्होंने मानसून बना दिया। तो अब ये कितने स्टैंजा की है, कितनी लाइन की है, क्या कहानी है, इतना ज्यादा हमें डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो नाम याद रखना किताब का क्या है, मानसून। अच्छा, एक साहित्य अकेडमी याद रखिएगा कब बना था, ये आपका 1954 में बना था, ठीक है। 1954 में बना था, और इसके पहले प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू थे। इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती, ठीक है। तो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर इसके पहले प्रेसिडेंट भी थे, उन्होंने ही इसको इस्टेब्लिश करवाया था। और सत्यजीत रे इसके डिजाइनर थे लोगों के। तो चूंकि जवाहरलाल नेहरू का नाम जुड़ा है, तो ये सवाल पूछ सकता है कि इसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे, आपका जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए। ओके सर। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। विच सब्सिडरी ऑफ कोल इंडिया हैज बिकम द बिगेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग फर्म इन इंडिया? देखिए, इंडिया में एक कंपनी है, कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। जिसका काम क्या है, कोल की माइनिंग करना और कोल को प्रोड्यूस करना। अब इसकी क्या है, ब्रांचेज हैं, कुछ सब्सिडरीज हैं। तो इसकी एक ब्रांच है, इसकी एक सब्सिडरी है, जो इंडिया की बिगेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग फर्म बन चुकी है, ठीक है। मतलब एक पूरा ग्रुप है कोल इंडिया का, जैसे टाटा ग्रुप है, अब टाटा के अंदर टाटा मोटर्स भी आ रहा है, टाटा स्टील्स भी आ रहा है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज भी आ रहा है। इसी तरह से कोल इंडिया का एक बड़ा ग्रुप है, फिर ये सब उसकी सब्सिडरीज हैं। तो इसकी कौन सी सब्सिडरी सबसे बिगम हैज बिकम द बिगेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग फर्म इन इंडिया?
ये क्वेश्चन है आपका सिंपल। हाँ जी। तो जोश कह रहे हैं महानदी, और किम दी रिम कह रहे हैं सी, मतलब भारत कुकिंग कोल लिमिटेड। बाकी लोगों का क्या कहना है इस बारे में? जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। हाँ जी सर, डी बी क्या आंसर होगा? चलिए मैं इसका बता देता हूँ। करेक्ट आंसर इज महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड। ठीक है, कोल इंडिया यूनिट द महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड हैज बिकम द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी इन द कंट्री। अब कितना उसने कोल प्रोडक्शन करा है, कितना कमाई किया है, ये सब बस एक बार रीड करने के लिए होता है। ठीक है, एक बार थोड़ा सा रीड करने के लिए है, और इसके अलावा इसकी और कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ये ज्यादा मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ये रट रहे हैं बैठ के कितना मिलियन टन इसने क्रॉस किया है। ये बस कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं, देखिए ये सब इसलिए लिख दिया जाता है या मैं इसलिए मेंशन करता हूँ इसमें, क्योंकि ताकि एक बार ये एक्स्ट्रा नॉलेज आप बस रीड आउट करके आगे बढ़ जाओ। रीड आउट करके आगे बढ़ जाओगे तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपके दिमाग में चीजें बैठ जाती हैं। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग आपकी और बेटर हो जाती चीजों को लेके, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ने से। इसलिए ये लिखा जाता है। ये इनका पर्पज ये नहीं कि आप बिल्कुल इनके नोट्स बना रहे हो, इनको नोट्स में लिख रहे हो। नोट्स में सिंपल इतना ही लिखना है कि सबसे बड़ी कंपनी कौन होगी कोल इंडिया की, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन कर रहा है, महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड कर रहा है। इतना लिख दिया, मोर देन एनफ है। एमसीएल करके भी आ सकता है एग्जाम में, ठीक है, तो वो उसकी शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। विच सिटी विल होस्ट द 44th एडिशन ऑफ द 2022 स्वीडे चेस ओलंपियाड, FIDE? ठीक है, जैसे फीफा होता है, फीफा किसके लिए होता है, फुटबॉल के लिए होता है। आईसीसी किसके लिए होता है, क्रिकेट के लिए होता है। इसी तरह से फिडे होता है, ये इंटरनेशनल फेडरेशन है चेस के लिए। तो वो एक ओलंपियाड कराते हैं अपना। तो अभी जो 44th एडिशन होगा उस ओलंपियाड का, वो कौन सा सिटी होस्ट करेगा? अच्छा, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कौन सा कंट्री होस्ट करेगा। सिटीज का नाम देख के आप समझ गए होगे कि सर कंट्री तो इंडिया है। एग्जाम में हो सकता है वो सिटी ना पूछे, डायरेक्ट क्या पूछ ले, कंट्री पूछ ले। तो कंट्री तो क्या याद रखना है, इंडिया ही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है, इंडिया का कौन सा शहर? हाँ जी सर, स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड है। नेट खराब है, एक्सपेक्टेड है, आप आंसर देंगे। तो बहुमत आंसर दे रही है पुणे। बहुमत क्या, सभी लोग पुणे बोल रहे हैं, बाकी और कोई है जो कोची बोल रहा हो? ऑलराइट, तो सभी लोग पुणे पे अड़े हैं। होना भी चाहिए पुणे सही, बट करेक्ट आंसर इज चेन्नई। ठीक है, कहाँ पे हो रहा है, चेन्नई में हो रहा है। ये FIDE है क्या, FIDE क्या है? ये वर्ल्ड चेस फेडरेशन है। ठीक है, दुनिया भर का जो चेस के गेम होते हैं उनका पूरा फेडरेशन है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, लॉसेन, स्विट्जरलैंड। लॉजेन इज अ सिटी इन स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। बस इतना याद रख लेंगे, मोर देन एनफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। योगा महोत्सव 2022 was recently inaugurated by which union minister? क्या कहेंगे इसके बारे में? कि तो मेजोरिटी इज विद सर्बानंदा सोनोवाल, जो इसका आंसर है अमित शाह। अच्छा, सर्बानंदा सोनोवाल कौन से मिनिस्टर हैं? यूनियन मिनिस्टर है, तो कौन सा मिनिस्ट्री संभाल रहे हो? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। बाकी लोग क्या कमेंट नहीं कर रहे हैं क्या आज के? बढ़िया, पोर्ट एंड शिपिंग मिनिस्टर है।
फॉर्मर सीएम ऑफ आसाम भी वो रह चुके हैं। तो करेक्ट आंसर इज मिस्टर सर्बानंदा सोनोवाल। ठीक है। तो क्या नाम है? योगा महोत्सव 2022। देखिए पर्पस क्या है, ये सारे जो योगा के नाम पे डे चलाए जा रहे हैं, फेस्टिवल चलाए जा रहे हैं, पर्पस क्या है? ताकि प्रमोट किया जाए योगा को, योगा को, उसके फायदों को दुनिया तक पहुंचाया जाए और दुनिया को बताया जाए कि हम लोग गरीब नहीं थे, हमारे पास भी फिलोसफीज थी, हमारे पास भी इस तरह की टेक्निक्स एक पुराने जमाने से चलती आ रही हैं। ठीक है। ओके सर। ठीक है। अभी आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है तो उसमें इस चीज को हम और आगे ज्यादा बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 75। विच कंट्री होस्टेड द 2022 एशियन विमेंस जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप? एशियन विमेंस, ठीक है, एशियन चैंपियनशिप है, विमेन की है और ये जूनियर है, और किस चीज की है, किस स्पोर्ट्स की है? हैंडबॉल की है। तो कौन सी कंट्री ने होस्ट किया था 2022 एशियन विमेंस जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप? हाँ जी सर बताइए। आसाम में उन्हें हॉर्बो नोंदो बुलाते हैं। ओके, तो ये वहाँ का प्रोनाउंसिएशन होगा। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, मंगोलिया। बताइए विच कंट्री होस्टेड द 2022 एशियन विमेंस जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप? कजाकिस्तान। करेक्ट आंसर है कजाकिस्तान। ठीक है। करेक्ट आंसर इज कजाकिस्तान। कहाँ है होल्ड हुआ था ये? कजाकिस्तान में। अच्छा कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है? कजाकिस्तान की कैपिटल बताइए। अभी कुछ साल पहले चेंज हुई थी कजाकिस्तान की कैपिटल। बढ़िया। कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है? नूर सुल्तान। ठीक है। कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है आपका? नूर सुल्तान। काबुल? अरे भाई काबुल कैसे कह सकते हैं आप? काबुल तो फेमस है, अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल। अरे भाई ध्यान रखिए, ठीक है ताबा जी, अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल है। कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है आपका? नूर सुल्तान। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। विच इंडियन बैडमिंटन प्लेयर वॉन द सिल्वर मेडल एट द जर्मन ओपन 2022? जैसे फ्रेंच ओपन होता है ना, ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, इसी तरह से एक बैडमिंटन, बैडमिंटन में ये ओपन ओपन लगा के खेलते हैं लोग, तो मतलब गेम्स होते हैं इनके। तो एक इंडियन बैडमिंटन प्लेयर है, जर्मन ओपन 2022 में सिल्वर लेके आए हैं, तो फख्र की बात है हमारे लिए, तो नाम जानना उनका जरूरी है। इसी तरह के, अच्छा अफगानिस्तान लेफ्ट टच है, सही है। अफगानिस्तान कह रहा है मैं जा रहा हूँ, बड़ा ही बुरा हाल है। हाँ जी। विच इंडियन बैडमिंटन प्लेयर वॉन द सिल्वर मेडल एट द जर्मन ओपन 2022? लक्ष्य सेन, श्रीकांत किदाम्बी, वी साई प्रणीत, चिराग शेट्टी। स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है आने की। ठीक है। आपका भी जो लास्ट में एग्जाम्स हुए हैं, ये जितने भी टूर्नामेंट्स हुए हैं, उनको कौन से प्लेयर ने जीता, ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, और एक एक एग्जाम में इस तरह के दो दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो ये अगर नहीं भी पता हो तो दीवारों पे छाप लेना इस क्वेश्चन को, इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। करेक्ट आंसर इज लक्ष्य सेन। ठीक है। सिल्वर मेडल देखो, ये सिल्वर मिला है लक्ष्य सेन को।
नाम याद रख पाएंगे? ऑलराइट। कितने लोगों को नाम याद हो गया, एक बार लाइक करके बताइए। अरे ये क्या बात होती है, मतलब सेन है तो सब सुष्मिता सेन के मतलब रिश्तेदार होंगे हैं। याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? गिव मी लाइक। मुखर्जी हैं तो सर रानी मुखर्जी के रिश्तेदार होंगे। ऑलराइट सर। अगर याद ना हो रहा तो आपके सामने जो भी दीवार हो नाम लिख लेना। लक्ष्य सेन जर्मन पन 2022 में सिल्वर मेडल लेकर आए हैं, ठीक है। कौन सा मेडल? सिल्वर मेडल लेकर आए हैं। क्योंकि नाम वाले सवाल थोड़ा सा तकलीफ रहता है याद करने में, इसलिए इस तरह से याद करिए, ज्यादा आप फायदे में रहेंगे। ऑलराइट सर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 77। विच आइलैंड नेशन हैज अनवील्ड महात्मा ग्रीन ट्राइंगल इन ऑब्जर्वेंस ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव? देखिए, हमें इंडिपेंडेंस के 75 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, इसीलिए जो गवर्नमेंट है वो एक फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रही है, आजादी का अमृत महोत्सव, ठीक है। तो इस आजादी का अमृत महोत्सव में एक आइलैंड नेशन है, उनने क्या करा है, एक पार्क बनाया, मतलब उसको कह रहे हैं महात्मा ग्रीन ट्रायंगल, छोटा सा है, महात्मा ग्रीन ट्रायंगल बनाया। और वो एज ए ट्रिब्यूट बनाया, किसके लिए? गांधी जी के लिए ट्रिब्यूट, एज ए ट्रिब्यूट टू गांधी जी। तो वो किस आइलैंड नेशन की बात हो रहा है, या कह दो किस कंट्री की बात हो रहा है, ये आपका क्वेश्चन। महात्मा ग्रीन ट्रायंगल किस कंट्री ने बनाया? मालदीव, श्रीलंका, मॉरिशियस, मेडागास्कर। सर श्रीलंका तो नहीं होगा, बेचारे वैसे ही मतलब पेट्रोल खरीद नहीं पा रहे हैं, वो ट्रायंगल क्या बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर इज सर मालदीव्स ही लग रहा है। कई लोगों को मालदीव्स इसलिए लग रहा है क्योंकि मालदीव से हमारी दोस्ती अच्छी है, मालदीव्स ही कर रहा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मालदीव्स ही हमारा दोस्त है, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, ठीक है। तो एक है मेडागास्कर। मेडागास्कर देखो मैं कई बार दिखा चुका हूँ, ये अफ्रीका होता है, ठीक है। अफ्रीका के साइड में इधर एक बड़ा सा आइलैंड होता है, उसका नाम क्या है? मेडागास्कर। इंडियन ओशियन का सबसे बड़ा आइलैंड ये मेडागास्कर है। ये क्वेश्चन 2015 में, 2015 या 17 में आया था, एपीपीसीएस में, अरुणाचल प्रदेश के पीसीएस में ये क्वेश्चन आया था, इंडियन ओशियन का सबसे बड़ा आइलैंड नेशन कौन सा है? तो आपका कौन सा है? मेडागास्कर है, ठीक है। तो किसने बनाया? मेडागास्कर ने बनाया। ओके। द नेमिंग ऑफ दिस पार्क इज एन ट्रिब्यूट टू महात्मा गांधी। तो इस तरह का ये बना दिया, किसके लिए? एज ए ट्रिब्यूट टू द नेशन, फादर ऑफ द नेशन, महात्मा गांधी जी, ठीक है। तो याद रहेगा कि मेडागास्कर ने क्या बनाया? महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल। ये अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इसमें ज्यादातर लोगों ने गलत आंसर दिए, ठीक है, ज्यादातर लोगों ने इसमें गलत आंसर दिए हैं, इसमें बहुमत मात खा गई। ऑलराइट सर, बहुत बढ़िया। Next question, question number 78. This city became the first South Asian city to announce a target of net zero carbon emission by 2050. कंट्रीज की तो हम बात कर ही रहे थे अभी, लेकिन रिसेंटली एक सिटी है, वो प्रोएक्टिवली बोल रही है कि हिंदुस्तान या पूरी मतलब दुनिया का तो पता नहीं, हम अपना नेट जीरो कार्बन एमिशन कर लेंगे। नेट जीरो कार्बन का मतलब क्या? वो कार्बन नहीं प्रोड्यूस करेंगे, करेंगे। जितना वो कार्बन प्रोड्यूस करेंगे उतना ही कार्बन वो एब्जॉर्ब भी करेंगे। कैसे करेंगे? पेड़ वगैरह लगा के, वेटलैंड्स वगैरह बना के वो कार्बन को एब्जॉर्ब भी करेंगे, जितना वो कार्बन प्रोड्यूस करेंगे, यानी कार्बन प्रोड्यूस कार्बन से बैलेंस हो जाएगा, तो एनवायरनमेंट में एक्स्ट्रा कार्बन बचेगा ही नहीं जो आपका पॉल्यूशन करे, पॉल्यूशन से ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो अगर एक्स्ट्रा कार्बन बचेगा ही नहीं तो ग्लोबल वार्मिंग कहाँ से आएगी? तो कौन सा सिटी है जिसने कहा है कि हम अपने आप को नेट जीरो कर लेंगे? ऑल राइट। थोड़ा बहुत भी अगर आप न्यूज देख रहे होंगे तो इस टाइम महाराष्ट्र में जो सरकार चल रही है वो बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव है इन्वायरमेंट को लेके, ठीक है। वो बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव है इन्वायरमेंट को लेके। तो इसीलिए मोस्ट प्रोबेबली जो आंसर आपका लग भी सकता था वो क्या था? मुंबई था, ठीक है। करेक्ट आंसर इज कई सारे मीजर्स लिए जा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आप मान लो कहीं इंटरव्यू देने जाओ या कोई आंसर राइटिंग का क्वेश्चन लिखो तो आपसे पूछो कि आप ग्रीन हाउस गैस को चलो कह रहे हो,
एमिट करोगे या रिड्यूस करोगे, आप कार्बन न्यूट्रल बनोगे, तो क्या उसके लिए क्या क्या मीजर्स आपको उठाने पड़ेंगे? इनको हम कहते हैं डीकार्बोनाइजेशन मीजर्स। डीकार्बोनाइजेशन मीजर्स मतलब आप क्या कर रहे हो, कार्बन को रिड्यूस कर रहे हो। दो तरह के गोल्स होते हैं, एक होते हैं आपके लॉन्ग टर्म गोल्स, ठीक है, एक होते हैं आपके शॉर्ट टर्म गोल्स। लॉन्ग टर्म गोल्स में जैसे आपने सोलर प्लांट लगवा दिया, शॉर्ट टर्म गोल्स जैसे आपने क्या करा, बस ट्रांसपोर्ट जो है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसे इलेक्ट्रीफाई कर दिया। अब उससे क्या होगा, अगर बसेस का पॉल्यूशन भी आपने रोक दिया पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, वही अपने आप में बहुत ज्यादा कम कर देगा एमिशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक बसेस लेके आई जाएंगी। उसके अलावा वहाँ की जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, जो हिंदुस्तान की सबसे अमीर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मानी जाती है, बीएमसी, उसने एक पूरा मुंबई क्लाइमेट एक्शन प्लान बनाया है, ठीक है, ताकि सिटी को क्या बनाए, क्लाइमेट रेजिलियंट सिटी बनाए। उम्मीद है बीएमसी इस पे काम करेगा, क्योंकि ड्रेनेज की रिगार्डिंग वहाँ पे अभी भी मुंबई में बहुत ज्यादा दिक्कत है, तो बीएमसी का काम वहाँ पर ड्रेनेज में ज्यादा नहीं दिखता है। लेकिन अभी ये पूरा एक क्लाइमेट एक्शन प्लान बना रहे हैं, ताकि मुंबई को क्या बना सके, क्लाइमेट रेजिलियंट सिटी। देखिए महाराष्ट्र और मुंबई वाला इलाका बचाना भी जरूरी है, क्योंकि कोस्टल एरिया है, ये ज्यादा खतरे में है। चलिए, तो ये हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन completed द ग्राउंड टेस्ट ऑफ द सॉलिड फ्यूल बेस्ड बूस्टर स्टेज SS1, ठीक है, ऑफ इट्स विच सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। हमारा नेट जीरो होने का टारगेट 2070 है इंडिया का। हाँ जी सर। देखो जो रॉकेट्स आपके लॉन्च होते हैं, उसमें स्टेज होती है फ्यूल की। सॉलिड स्टेज होती है, लिक्विड स्टेज होती है, और एक होती है गैसियस या कह लो क्रायोजेनिक स्टेज, ठीक है। तो रॉकेट्स में आप देखोगे कभी पूरा रॉकेट होता है, इसमें वन बाय वन करके पार्ट्स निकलते हैं। जो सबसे पहला इग्निशन देते हैं वो सॉलिड स्टेज होता है। सॉलिड स्टेज मान लो वो जो अ, बारूद होता है, पाउडर होता है, ठीक है, उसको बर्न करा जाता है, उससे इसको इग्निशन मिलता है। फिर जैसे ही ये थोड़ा सा अपलिफ्ट हो जाता है, ये पार्ट इसका डिटैच हो जाएगा। फिर इसको इग्निशन कहाँ से मिलेगा, इस लिक्विड वाले फ्यूल से मिलेगा। लिक्विड वाले फ्यूल से इग्निशन मिलेगा, फिर आगे चल के ये भी डिटैच हो जाएगा। फिर इसको जो इग्निशन मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, एक क्रायोजेनिक फ्यूल से। जनरली जो आपके रॉकेट लॉन्चर्स होते हैं उनमें इस तरह के मल्टीपल फ्यूल्स की व्यवस्था होती है, मल्टीपल फ्यूल स्टेजेस होती है। तो जो डिफरेंट डिफरेंट आपके रॉकेट लॉन्चर्स हैं, जैसे हमारे पास SSLV है, ठीक है, PSLV है, GSLV है। तो इसमें सबसे छोटा है वो SSLV है, जो सबसे बड़ा है वो GSLV है। पहले हम लोग सॉलिड बेस ज्यादा यूज करते थे, अब सॉलिड बेस के अलावा क्रायोजेनिक का यूज बढ़ा दिया, जैसे GSLV में क्रायोजेनिक का यूज ज्यादा देखने को। लेकिन यहाँ पे बात किसकी हो रही है, सॉलिड फ्यूल बेस्ड बूस्टर स्टेज। मतलब यहाँ पे आप क्या कर रहे थे, जो रॉकेट जब भेजते थे तो रॉकेट लॉन्च करने से पहले जो इग्निशन होता था, ठीक है, जो इग्निशन होता था सॉलिड फ्यूल से, उसमें और ज्यादा कुछ चेंजेस करके उसके पावर को और बढ़ाया। क्योंकि होता क्या है, सॉलिड लिक्विड और जो आपका मैंने बताया क्रायोजेनिक, इसमें सबसे ज्यादा जो थ्रस्ट, सबसे ज्यादा जो पावर देता है और जो सबसे ज्यादा एफिशिएंट होता है, वो क्रायोजेनिक फ्यूल होता है। इनमें सबसे ज्यादा एफिशिएंट क्रायोजेनिक होता है। लेकिन जो आपका सॉलिड स्टेज है, इसको भी एफिशिएंट बनाया जा रहा है। इसमें भी बूस्टर स्टेज की बात चल रही है, ठीक है, बूस्टर स्टेज बोले तो SS1। तो इसका भी ग्राउंड टेस्ट कंप्लीट हुआ है। तो लेकिन ये सारा जो बूस्टर स्टेज की टेस्टिंग चल रही है, वो कौन से सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पे चल रही है, ये सवाल। तो आप लोगों ने क्या क्या इसके आंसर दिए हैं? PSLV आंसर दिया है, कुछ ने GSLV दिया है, कुछ ने तुक्के में D लगा दिया, मार्शल तो कहे सर तुक्का लगा देता हूँ D। चलिए, तो तुक्का मार्शल आपका सही बैठ गया, करेक्ट आंसर इज SSL, ठीक है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल।
सबसे पहले हमने बनाया था ASLV, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, फिर हमने बनाया स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, फिर हमने बनाया PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, फिर हमने बनाया GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, तो ये पूरी क्रोनोलॉजी इनकी। तो जो सॉलिड स्टेज में जो ग्राउंड टेस्टिंग की गई है वो किस रॉकेट लॉन्चर में की गई है? SSLV में की गई है। ठीक है, सॉलिड स्टेज स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। लो अर्थ ऑर्बिट में 500 किलो तक का सैटेलाइट ये पहुंचा सकता है। ठीक है, कॉस्ट वगैरह इसकी कम आती है। ऑलराइट, तो नाम याद रखिएगा, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। चांदीपुर डिस्ट्रिक्ट, हाँ शायद वहीं हुआ था, मेरे को अभी मैं कंफर्म होके नहीं कह सकता, आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा इसको। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, मिस वर्ल्ड 2021 कैरोलिना बिलोस्का इज फ्रॉम विच कंट्री? पोलैंड, यूक्रेन, ऑस्ट्रिया, हंगरी। हाँ जी सर, मिस वर्ल्ड 2021 कैरोलिना बिलोस्का 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 जो भी है, इज फ्रॉम विच कंट्री? पोलैंड, यूक्रेन, ऑस्ट्रिया, हंगरी। ओके, पिछली बार सर मार्शल ने तुक्का लगाया था SSLV, तो इस बार मराका जी ने कहा मैं भी लगाऊंगा तुक्का हंगरी। डी ऑप्शन पे तुक्का सही लग रहा है। बाकी एक पर्सन कह रहे हैं यूक्रेन, अरे यूक्रेन वालों को बेचारे वही परेशान चल रहे हैं। ठीक है, पोलैंड और ऑस्ट्रिया, करेक्ट आंसर इज पोलैंड। ठीक है, किन्होंने जीता है? पोलैंड से जीता है, शी इज फ्रॉम पोलैंड, ध्यान रखिएगा। तो इसी बात पे मेरे को पोलैंड का कैपिटल बताइए, पोलैंड का कैपिटल क्या है? मिस वर्ल्ड 2021 किस कंट्री से है? पोलैंड से है, आपको क्या बताना है? कैपिटल। बढ़िया, पोलैंड का कैपिटल है वॉर्सो। अच्छा, यूक्रेन का कैपिटल क्या है? यूक्रेन का तो कैपिटल इतना न्यूज में अब तक तो याद हो जाना चाहिए, लेकिन अब इम्पोर्टेंट भी हो गया एग्जाम पर्पज से। अब एग्जाम पर्पज से भैया आपके लिए इम्पोर्टेंट है यूक्रेन का कैपिटल। बताइए सर क्या होगा? हाँ जी, बिल्कुल, यूक्रेन का कैपिटल याद होना चाहिए, इट इज कीव। ठीक है, एग्जाम के लिए अब इम्पोर्टेंट हो गया यूक्रेन, काफी न्यूज में रहा। ऑस्ट्रिया का भी इम्पोर्टेंट है, ऑस्ट्रिया का भी बता दीजिए, मैं बता देता हूँ क्या नाम। ठीक है, ये तीन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हंगरी का देखते रहना आप, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पोलैंड का इम्पोर्टेंट है, यूक्रेन का, ऑस्ट्रिया का। ओके सर, तो ये आपके आज 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। बाकी के क्वेश्चन इन द वी विल डिस्कस इन द फर्दर क्लासेस। अब बस क्वेश्चंस कुछ कुछ डिस्कस करते हैं। देखो ये 9 PM वाली जो हमारी क्लास है, ठीक है, इसका तरीका आपको पता ही है। इसमें करंट अफेयर्स तो हमारा चलता ही है, ठीक है, बिल्कुल खुदापेश, करंट अफेयर्स तो इसमें चलता ही है, प्लस साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, थ्योरीज, जो भी हमें लगता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो हम डिस्कस करते हैं। जैसे पिछली लास्ट 3 क्लास में आपको याद होगा, मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी पे क्वेश्चंस लिए थे, उनको डिस्कस किया था। ठीक है, हो सकता है कल या उसकी अगली क्लास में वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन हम देखें, बट आज तो हमने करंट अफेयर्स की बात करी। ठीक है, तो 10 क्वेश्चंस करें, अब इनका आप रिवीजन करिए। और करंट अफेयर्स जो लोग भी पढ़ना चाह रहे हैं वो लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? लेटेस्ट से। जैसे अगर आप सोच रहे हो करंट अफेयर्स आज मैं पढ़ना शुरू करता हूँ या करती हूँ, और मैंने उठा लिया सर करंट अफेयर्स जनवरी 2021 का, ऐसा मत करिए।
लेटेस्ट से पढ़ना शुरू करिए। जैसे अभी आपके पास जो पीडीएफ अवेलेबल है वो फरवरी 2022 की अवेलेबल है, तो यहाँ से स्टार्ट करिए, ठीक है। अरे इंडिया का क्यों बता रहे हैं, अरुणाचल का भी बताइए, फिर अरुणाचल का कैपिटल क्या है। तो फरवरी 2022 से आप करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट करिए, फरवरी का करिए, फिर जनवरी 2022 का करिए, इस तरह से सीक्वेंस में चलिए। और कितने महीने का पढ़ें, तो देखो सीधी सी बात है, मिनिमम 6 मंथ्स का पढ़िए, मैक्सिमम 1 ईयर का, मिनिमम 6 मंथ्स, मैक्सिमम 1 ईयर। बाकी आपकी इच्छा अनुसार जितना आपका इच्छा हो। मिनिमम मैंने बता दिया आपको 6 मंथ्स का करना ही करना है करंट अफेयर, तो मैक्सिमम अगर जाए तो 1 ईयर, इससे ज्यादा जाए तो जरूरत नहीं है। हो सकता है 2 साल पुराना भी क्वेश्चन आ जाए, लेकिन उस एक क्वेश्चन के चक्कर में ये नहीं कि सारा इतना पुराना पुराना करंट अफेयर्स पढ़ते रहें। ये देखो अरुणाचल का टफ है, बहुत बढ़िया। इसीलिए मैंने कहा ये आपके टाइम अनुसार और आपकी शिद्दत अनुसार है, मिनिमम 6 मंथ्स का करिए। और करना कोई टफ नहीं है, देखो एक महीने के करंट अफेयर्स में ऑन एन एवरेज 100 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ 100 क्वेश्चंस होते हैं, महीने में 30 दिन भी ले लो, और 30 में से 20 दिन भी ले लो, 10 दिन मान लो आपने कुछ नहीं करा, 20 डेज भी अगर आपने ले लिए, हर रोज 10 क्वेश्चन भी उठा लोगे तो आपके 200 क्वेश्चन हो जाते हैं। 200 क्वेश्चन मतलब एक महीने में आप 2 मंथ्स का करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो। जैसे अभी ये मई मंथ स्टार्ट हुआ है, तो इसमें आप चाहो तो फरवरी का पढ़ लो और जनवरी का पढ़ लो, ठीक है। और फिर उसके बाद जब जून मंथ आए तो उसमें आप किसका पढ़ लो, नवंबर और दिसंबर। तो एक मंथ में आप दो दो मंथ का कवर अप कर सकते हो, ठीक है। चलिए सर, ठीक है, तो पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।